हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और आज हम बात करने वाले हैं भारत से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के ऊपर। ये चर्चा है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इन देशों से बहुत ज्यादा संबंध रख रही है। क्यों? क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहां पर सैन्य तख्ता पलट हुए हैं। तो क्या फिलहाल की स्थिति में भारत में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? ऐसी खबरें क्यों चल रही है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में सैन्य तख्ता पलट होगा? क्या लगभग वही पैटर्न जो इन देशों में बना था वो भारत के साथ होने वाला है या नहीं होगा? आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। फिलहाल की स्थिति में इसको मैं कैसे क्रॉस करने वाला हूं उसको आप देखेंगे। हमारा जो एक पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश के अंदर जब से प्रोटेस्ट हो रहे हैं आप सभी ने इसके बारे में सुना ही होगा। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट का प्रमुख कारण है वो है वहां के सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ एक फैसला। बांग्लादेश के अंदर मेजरली ये जो इशू शुरू हुआ था आरक्षण से शुरू हुआ था। वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है वहां की सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को बढ़ा दिया था और आरक्षण को लागू करवाया था। लगभग इन्होंने आरक्षण 93% तक दे दिया था, जो कि वहां की जनता है, वहां के स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा इस चीज का घोर विरोध करा गया था। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे और व्यवस्थाएं बदलती गई। धीरे थोड़े समय के लिए यहाँ पर जो इनका प्रोटेस्ट स्टॉप हुआ था, पर बाद में इस प्रोटेस्ट ने पुनः एक नया मोड़ ले लिया था और वो मोड़ इस तरीके का हुआ था कि वहां की जो करंट की गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट को त्यागपत्र देना पड़ा और उस देश को ही छोड़कर भागना पड़ा। खबर निकली थी बांग्लादेश सस्पेंड जॉब कोटा आफ्टर द स्टूडेंट प्रोटेस्ट। यहाँ पर जो 93% का कोटा सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू करवाया गया था वहां पर उनकी सरकार ने इसको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था लागू करा था, पर अंततः अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, स्टूडेंट्स द्वारा वहां के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में इसका प्रोटेस्ट करा गया और उस प्रोटेस्ट के बाद में देखा गया कि वहां के जो इस पूरे के पूरे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया, सरकार ने उसे नल एंड वॉइड कर दिया है। लगभग वही की वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में भी आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST रिजर्वेशन से संबंध में फैसला दिया गया है और उसका भी विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर इस विरोध को अब देखा जाना चाहिए सरकार क्या मोड़ लेती है। क्या सरकार इस फैसले को पलट देगी? क्या सरकार इसके साथ में रहेगी? इसको हम जानेंगे आने वाले समय के अंदर। पर फिलहाल बांग्लादेश को ही थोड़ा सा देखते हैं। ये वो तस्वीर है, ये वो देखिए, यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान के फोटो हैं। यहाँ पर उनकी मूर्तियों का खंडन किया गया है। शेख मुजीबुर रहमान एक ऐसा व्यक्ति है जो बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बांग्लादेश के निर्माण में जिस व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो है शेख मुजीबुर रहमान। यहाँ पर शेख हसीना जी हैं, उनके पिताजी हैं शेख मुजीबुर रहमान। यहाँ पर सत्ता के अंधे लोगों द्वारा जिन लोगों ने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट को भड़काया था वो भूल गए थे कि हम जिस सत्ता को अभी हासिल करना चाहते हैं, इस सत्ता के निर्माण करने में इस व्यक्ति का कितना महत्वपूर्ण स्थान था। तो यहाँ के जो लोगों हैं उनके द्वारा शेख मुजीबुर रहमान के पुतले को जलाया गया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया, उनसे संबंधित जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उनको नष्ट करा गया। इसके साथ ही जब इस प्रकार का प्रोटेस्ट खड़ा हुआ था तो उनकी जो सुपुत्री थी शेख हसीना जी, जो वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उनको देश छोड़कर जाना पड़ा और फिलहाल की स्थिति में वो भारत में शरण लिए हुए। ये प्रोटेस्ट किस तरीके से चालू हुआ था इसकी क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बांग्लादेश के अंदर कहानी कहां थी और किस तरीके से आगे बढ़ी थी। सबसे पहले यहाँ पर जो क्या है कहानी शुरू होती है 5 जून से। 5 जून को यहाँ पर इनका हाई कोर्ट का फैसला आता है। हाई कोर्ट restrained 30% quota for the descendant and the freedom fighter and the government job speaking in the public outreach। 5 तारीख को यह फैसला आया। 6 तारीख को फिर क्या था, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। प्रोटेस्ट स्टार्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका, स्प्रेडिंग ऑफ द अदर यूनिवर्सिटी डिमांडिंग द कैंसिलेशन ऑफ कोटा सिस्टम। यहाँ की जनता, यहाँ के लोग ये चाहते थे कि यहाँ पर जो कोटा दिया जा रहा है उस कोटा को लागू ना कराया जाए। 7 तारीख को फिर खबर निकल कर आती है, स्टूडेंट स्टेज 2 blockade and the unsatisfied demanding of the government for the recent of the quota। मिड जन में क्या हुआ, यहाँ पर प्रोटेस्ट पूरी तरीके से समाप्त हो गया, पर अंततः 15 जुलाई से फिर ये तूल पकड़ने लगा। 15 जुलाई 2024 के अंदर मेजर प्रोटेस्ट इन द ढाका यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इम्पोज द कम्युनिकेशन ब्लॉकेज। वहां पर प्रोटेस्ट हुआ, उसके अंदर गवर्नमेंट ने वहां पर जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज होते हैं जैमर से मसला आके कंट्रोल करने का प्रयास करा। पर 18 तारीख को क्या हुआ, क्लैशेस
in unsatisfied 90 reported did government impose the curfew and the deployed the military। जब गवर्नमेंट से यहाँ पर उस प्रोटेस्ट को संभाला नहीं गया, अंततः वहां पे 19 लोगों की प्रोटेस्ट के अंदर मृत्यु हो गई और साथ में गवर्नमेंट वहां पर मिलिट्री को भी डिप्लॉयड कर दिया। 19 तारीख को खबर निकलती है, वायलेंस स्प्रेडिंग एट द नेशन वाइड, गवर्नमेंट विजिटेड द हैग, और 21 को सुप्रीम कोर्ट रिड्यूस द कोटा टू 5% रिस्पॉन्डिंग टू द प्रोटेस्ट प्रेशर। जहां 93% कोटा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इतने प्रोटेस्ट के बाद में उसे 5% पे ले आई। देखा आपने यहाँ पर लोकतंत्र की शक्ति को, या लोकतंत्र बोला जाए तो भीड़ की शक्ति को कहा जाए। भीड़ की शक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने पर मजबूर कर दिया। 93% से कोटा आ गया है 5% पे। अगस्त 24 रिपोर्टेड इरुप्ट एंड अगेंस्ट द डिमांडिंग जस्टिस फॉर द दोज किल्ड इंजर्ड। 5 तारीख को शेख हसीना स्टेप डाउन अमाइड अनरेस्ट फ्री फील्स कंट्री। अंततः शेख हसीना देश को छोड़कर यहां से चली गई और फिलहाल की स्थिति में यहां पर भारत के पास शरण लिए हुए। तो ये हमने एक पूरी तरीके से टाइमलाइन देखी कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो सरकार द्वारा, मतलब लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार थी, उस सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जनता ने यहाँ पर परिवर्तित कर दिया। अंततः इसी प्रकार की स्थिति अभी हमारे साथ भी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि खबर निकल कर आई है, सुप्रीम कोर्ट गिव लैंडमार्क वर्डिक्ट टू द SC/ST कोटा, व्हाट इज ऑल अबाउट। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, उनका एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। यहाँ पर 7 जजों की एक बेंच थी। 7 जजों की बेंच ने इनके 20 साल पुराने फैसले को यहाँ पर पलट दिया। इन्हीं के द्वारा 20 साल पहले एक फैसला दिया गया था, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि भारत की जो शेड्यूल कास्ट है, SC/ST, इनके अंदर सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। अब सब क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, हमारे देश के अंदर आरक्षण है, तो आरक्षण अलग अलग 4 कास्टों में डिवाइडेड है। एक है जनरल, एक है OBC, एक है SC और अगली है ST। यहाँ पर अलग अलग ये जो जातियां हैं, इनको ग्रुप वाइज यहाँ पर आरक्षण दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो उसको थोड़ा आप देखिए। ST को यहाँ पर 7.5, SC को 15%, OBC को 27%, EWS को 10% और टोटल मिलाकर 59.5% कोटा यहाँ पर देके रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस SC में भी बहुत सारी जातियां आती हैं, ST में भी बहुत सारी जातियां आती हैं, तो इनको आप एक ग्रुप की तरह ही ट्रीट करेंगे। आज से 20 साल पहले इसके अंदर ये इन्होंने बोला जाए तो अपना वर्डिक्ट दिया था। कहा था कि ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये पूरी की पूरी SC कास्ट को दिया जा रहा है। ये किसी स्पेशल ग्रुप, SC के अंदर मान लीजिए अलग अलग जातियां आती, उन अलग अलग जातियों को आप स्पेशल टारगेट करके नहीं दे सकते कि मैं इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा, इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा। तो अभी फिलहाल यही फैसले को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अपनी तरफ से यह फैसला दिया था कि SC/ST के अंदर अब सब क्लासिफिकेशन करा जाएगा। अब सब क्लासिफिकेशन कैसे, इसको थोड़ा और समझाते हैं। अब मान लीजिए SC के अंदर अलग अलग जातियां हैं, पर ऐसा माना जाता है कि जो सत्ता में है, जिसका वर्चस्व है, वो हमेशा वर्चस्वशाली रहता है। अगर SC के अंदर आरक्षण दिया जा रहा है तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण मिल रहा है, पर बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। SC में होते हुए भी इस तरीके का यहाँ पर बाइफिकेशन पाया जाता है, विरोधाभास देखने को मिलता है कि SC में ही कुछ जातियां हैं जो लगातार आरक्षण का लाभ ले रही है और SC में ही कुछ जातियां हैं जिनको यहाँ पर कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि हम यहाँ पर चाहते हैं कि सब क्लासिफिकेशन हो। सब क्लासिफिकेशन अर्थात कि यहाँ पर जो जातियां वंचित हैं SC में, उनको यहाँ पर आरक्षण दिया जाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। वो जिन अपने अधिकारों से वंचित रह गई हैं, उन अधिकारों को यहाँ पर वापस लाने का प्रयास करा जाए, और जिनको यहाँ पर पूरी तरीके से फायदा मिल रहा है या फायदा मिलके जो क्या हो चुके हैं, सभ्य बन चुके हैं, या जिनका जीवन स्तर ऊंचा हो गया है, उनको यहां से अलग कर दिया। जैसा OBC में क्रीमी लेयर की संकल्पना है, उसी प्रकार की क्रीमी लेयर की संकल्पना को यहां पर सरकार लाना चाहती थी। अब सरकार ने कहा है कि कोर्ट लाना चाहती थी। अब कोर्ट ने यहां पर अपने वर्डिक्ट में बोला है कि हम सब क्लासिफिकेशन चाहते हैं, और सब क्लासिफिकेशन में भी हम ये बोल रहे हैं कि आप किसी स्पेशल जाति को अगर सब क्लासिफिकेशन में लाते हैं तो ये पूरी तरीके से आपको नोट डाउन करके बताना पड़ेगा, आपको इसके पीछे कारण देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, पर इस पूरे के पूरे फैसले को लागू कराने का काम राज्य सरकारों को दिया है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कुछ और जातियां SC में आती हैं, कुछ ST में आती हैं, मध्य प्रदेश में कोई और जाति SC में आती है, कोई ST में आती है, और ये जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों की सरकारें होती हैं, ये सरकारें चलती हैं या बनती हैं वोट बैंकों की राजनीति से। अर्थात
यहाँ पर अगर कोई भी सरकार बनी है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक विशेष जाति काम कर रही है, उस विशेष जाति का वोट बैंक वहां पर काम कर रहा है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमें लगता है कि अगर आप सब क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप किसी विशेष जाति को ही क्या दे देंगे, आरक्षण दे देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में यादवों को ही मान लीजिए आपने आरक्षण दे दिया, तो उसके पीछे आपको आरक्षण देने का कारण देना पड़ेगा, जिससे कि आप अपनी जो राजनीतिक आवश्यकताएं हैं, राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के चलते किसी विशेष समुदाय को, किसी विशेष जाति को आरक्षण ना दे पाए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसका यहाँ पर क्या हुआ है, विरोध हुआ है। और उस विरोध को चल के यहाँ पर देखा जा रहा है कि अब जो सरकार है, इस सरकार इस पूरे के पूरे फैसले को पलट देगी क्या, प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि आज से पहले ऐसा हो चुका है। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इस फैसले के विरोध में यहाँ पर जो अलग अलग तरीके के ग्रुप हैं, जिसके अंदर SC ST दलित समुदाय के लोग हैं, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इस प्रोटेस्ट के अंदर अलग अलग राजनेताओं ने भी अपनी तरफ से क्या करा है, पूरा सहयोग करा है। मायावती तो चलती ही दलित समुदाय के बल पर है, तो इनकी तरफ से तो प्रोटेस्ट में पूरा सहयोग करा जा रहा है। साथ में कांग्रेस ने भी सहयोग करा है। कांग्रेस के साथ में यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपनी तरफ से एक जो बोला जाए तो इंडिकेशन दे दिया गया है। इंडिकेशन ये है कि आप प्रोटेस्ट मत करिए, हम यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे। सब डिवीजन होगा, पर सब डिवीजन के आधार पर जैसा क्रीमी लेयर की संकल्पना होती है, उसको यहाँ पर लागू नहीं करा जाएगा। Creamy layer does not apply to SC ST quota, say government after PM assurance to the BJP MPs। और उसके साथ बाद में क्या है, सेंटर टर्न डाउन द सुप्रीम कोर्ट कॉल फॉर द SC ST क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन। अंततः यहाँ पर खबर निकली थी कि अगर देखिए यहाँ पर कोई भी सरकार है, कोई भी सरकार चलती है तो उसके पीछे उसका वोट बैंक रहता है, और वोट बैंक अगर हिल जाए तो सरकार गिर जाती है। तो उसी वोट बैंक को संवारने के लिए यहाँ पर अलग अलग सरकारें अपनी तरफ से इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को या तो उसका समर्थन करेगी या तो उसका विरोध करेगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया मायावती के साथ में ये कांग्रेस है, कांग्रेस के बाद में जो अलग अलग तरीके के और भी रीजनल पार्टी है या बोला जाए तो समूह है या सरकारें इस पूरे के पूरे जो मुद्दा चल रहा है इसका समर्थन करेगी या विरोध करेगी। इसका एक उदाहरण हमें और देखने को मिलता है कि हाल ही में सरकार ने एक लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लाए थे। लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या, जो सचिव लेवल के पद हैं भारत सरकार के अंदर, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के पद हैं, उनके ऊपर यूपीएससी या अन्य एग्जामों के माध्यम से जो भी चयनित विद्यार्थी आते थे, उनकी जगह लेटरल एंट्री डायरेक्ट उस पद के ऊपर किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर अपॉइंट कर दिया जाए। तो इस तरीके की संकल्पना लाई गई थी, पर इसके अंदर SC ST रिजर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। अलग अलग तरीके से इसका विरोध हुआ और इस विरोध के बाद इस लेटरल एंट्री को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया। लगभग कल की बात है, 21 तारीख की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रश्न निकल कर आता है, प्रश्न क्या निकल कर आता है कि अब जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो क्या सरकार इस पूरे के पूरे फैसले को पूरी तरीके से नल एंड वॉइड कर देगी, जैसा कि यहाँ पर जो लेटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट में करा गया है, जैसा कि बांग्लादेश की सरकार ने करा था। क्या यहाँ पर भारत के अंदर जैसा बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तो ऐसा कोई तख्ता पलट होने जैसे कार्यक्रम यहाँ पर होंगे या नहीं होंगे, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सेंट्रल टर्न डाउन ऑन द लेटरल एंट्री, ये न्यूज में थी, कल पूरे दिन चर्चा में रहा। विड्रॉल ऑन द एडवर्टाइजमेंट ऑन द लेटरल एंट्री इनटू द ब्यूरोक्रेसी, अ साइन वीक मोदी 3.0 डिसीजन मेकिंग द अपोजिशन की तरफ से विरोध जताया गया, अलग अलग पार्टियों द्वारा इसका विरोध जताया गया। दैनिक भास्कर ने भी इसकी खबर दी थी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरीके के वर्डिक्ट दिए हैं। लगभग 2018 में भी जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक फैसला दिया था। हालांकि बहुत ज्यादा विरोध हुआ था और उस बहुत विरोध के बाद में सरकार ने उस पूरे के पूरे लेटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था उसको सरकार ने क्या कर दिया था, बदल दिया था। SC ST एट्रोसिटी एक्ट के बारे में जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के विरोध में तर्क दिए थे, संशोधन ला के उस फैसले को पलट दिया था। अब सवाल खड़े होते हैं, क्या उसी प्रकार का जो कॉन्सेप्ट लाकर जैसे संशोधन लाके बदल दिया था, क्या उसी प्रकार का संशोधन अब लाया जाएगा? क्या यहाँ पर जो अभी विरोध चल रहा है उस विरोध को समाप्त करने का एक ही कारण है? ये सवाल खड़ा होता है, ठीक है। इसी के कारण यहाँ पर अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भारत बंद जैसी घटनाएं चल रही हैं। संपूर्ण भारत 21 तारीख को बंद होने का यहाँ पर आह्वान किया गया था, पर ऐसा हुआ नहीं है। अलग अलग जगह विरोध जरूर हुआ है, पर वो विरोध इतना ज्यादा व्यापक नहीं हुआ था। अलग अलग तरीके से योजना बनाई गई, पॉइंट आउट करे गए कि इस पूरे के पूरे आंदोलन को सफल बनाने के लिए क्या प्रयास करे जा सकते हैं।
दैनिक भास्कर, ये जयपुर फ्रंट का पेज है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए 2 गुटों में कार्य करा गया था। बंद को सफल बनाने के लिए 25 टीमें बनाई गई थी। 9 बजे रामनिवास बाग से निकलकर सद्भावना मार्च निकलेगा और उसके बाद 30 जातियां बंद के विरोध में बोले, चुनिंदा वर्गों को लाभ मिलेगा, वंचित पिछड़ रहे हैं। इस प्रकार की खबर निकलकर यहां पर देखने को मिली थी। अब भारत बंद होगा तो उससे होगा क्या? देखिए, भारत बंद हो रहा है तो इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, और इस प्रोटेस्ट 2 साइडों 2 पक्षों में भाग होगा। पहला होगा, इस प्रोटेस्ट से किसको लाभ होगा, वो इसका समर्थन करेगा, और एक पक्ष होगा जो इसका विरोध करेगा क्योंकि उसको उससे नुकसान होगा। देखिए, अब यहां पर जो यहां पर इसका समर्थन कर रहा है तो उससे उसका क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वही लोग इसका समर्थन करेंगे जो आज तक इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को चलाते आए हैं, जो इस पूरे के पूरे आरक्षण का लाभ लेते आए हैं, वही लोग इसका समर्थन करेंगे। अगर यहां पर इस पूरे के पूरे फैसले को लागू कर दिया जाता है, यहां पर प्रोटेस्ट नहीं करा जाता है, तो SC ST जो कास्ट है वो भी क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। और कल को सरकार इनमें से किसी एक को टारगेट करती है तो वो टारगेट ग्रुप ही क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। SC ST के अंदर जो अलग अलग समुदाय है वो विरोध ही नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए कोई काम करा ही नहीं जाएगा, उनके पक्ष में कोई विरोध के तर्क नहीं दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से फूट डालो राज करो की नीति सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, या बोला जाए तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाई गई है। ऐसा करा जा रहा है कि कल को जैसे आज SC ST के लिए करा जा रहा है, कल को SC ST के अंदर किसी के लिए किया जाएगा तो वो लोग लड़ते रहेंगे। तो आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है उन लोगों द्वारा जो आज तक इसका समर्थन करते हैं, ठीक है, जो आज तक इसका लाभ लेते हैं, लाभ लेंगे। आज इसको क्या कर दिया, विभक्त कर दिया, तो इनके लाभ में कमी आ जाएगी। इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं कि ये जो विभक्त करा जा रहा है ये विभक्त देने की प्रक्रिया ना हो। और दूसरी है ऐसे लोग जिनको इससे लाभ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, जो इस चीज के विरोध में खड़े हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर क्या होगा, छोटे छोटे वर्गों में बांट दिया जाएगा तो वो छोटे छोटे वंचित वर्ग के लोग जिनको लाभ मिलने वाला है वो लोग खड़े होकर इसका विरोध कर रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट लागू होने दो, ये लागू होगा तो हमको लाभ होगा। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट ने यहाँ पर तूल पकड़ा है और 2 अलग अलग वर्गों में इसके अंदर इसको बांट दिया गया। हालांकि इसी के अंदर, इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर SC ST के अलावा OBC भी शामिल है। OBC भी शामिल है क्यों? क्योंकि कल को हो सकता है आज SC और ST पर प्रहार किया जा रहा है, कल को OBC पे प्रहार करा जाएगा क्योंकि रोहिणी आयोग तो बन ही चुका है। रोहिणी आयोग भी अपनी तरफ से रिपोर्ट कभी भी प्रेषित कर सकता है। तो कल को आज SC ST पे प्रहार किया जा रहा है, कल OBC पे प्रहार करा जाएगा। तो जैसे हम आज SC ST के साथ खड़े हैं वैसे ही कल OBC वालों के साथ में लोग खड़े रहें। इसी के साथ यहाँ पर OBC के समाज के द्वारा या OBC कास्ट के व्यक्तियों द्वारा भी इसका समर्थन किया जा रहा है। मायावती तो पुरजोर इसके विरोध में लगी है। मायावती के बाद एक्टिविस्ट अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, अशोक गहलोत राजस्थान से, यहाँ पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से, और अलग अलग तरीके से इसका विरोध करा गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण में उप वर्गीकरण का जो आदेश हमें मंजूर नहीं, संघर्ष के आदि हम अम्बेडकरवादी, इस तरह के पोस्टर लेकर सड़कों के ऊपर लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिली थी। अब इस पूरी की पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अलग अलग तरीके से पुलिस बल को यहाँ पर अलर्ट करा गया। 2024 के अंदर क्या बंद रहेगा इस संबंध में चर्चा करी नहीं जानी चाहिए क्योंकि ये तो क्या है, एक बेसिक सा एक फिनोमेना बना हुआ है कि जब भी किसी प्रकार से भारत बंद करा जाता है तो कौन कौन से जो चीजें चालू रहती है, कौन कौन सी बंद, जो हमारी सुविधाजनक, इस बोला जाए तो हॉस्पिटल, खाने पीने का सामान, ये सारी चीजें चालू रहती है, इनको बंद नहीं करा जा सकता। हालांकि यहाँ पर कुछ और भी तथ्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये बंद हुआ है तो इस बंद का प्रभाव कहाँ देखने को मिला है, कुछ परीक्षार्थियों के ऊपर जो परीक्षा सेंटर जाने वाले थे, इनकी परीक्षा होने वाली थी, तो उन परीक्षाओं के ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। अलग अलग जो समूह है वो इसका विरोध तो कर रहे हैं, पर अब ये तर्क निकलता है कि इसमें ये मोदी जी इस पूरे के पूरे आरक्षण के संबंध में जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका विरोध करेंगे कि समर्थन करेंगे। ठीक है, तो ये बताएगा आने वाला भविष्य ही, क्योंकि लेटरल एंट्री जैसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, डिनाई कर दिया गया है। तो आसार पूरे लगाए जा रहे हैं कि SC ST के संबंध में ये जो सब क्लासिफिकेशन होने वाला है, सरकार इसका भी पुरजोर तरीके से क्या करेगी, विरोध करेगी। क्योंकि इसी प्रकार का एक फैसला 2018 के अंदर एट्रोसिटी एक्ट को लेकर भी था, उसको भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट होने के बाद भी निरस्त कर दिया था। तो यहाँ पर देखते हैं होगा क्या है। जो भी होगा इस पूरी की पूरी घटनाक्रम को मैं मेरे इस चैनल के ऊपर लेकर आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।